हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। चलिए लिखेंगे जागरण संपादकीय अपनी बात 14 मार्च 2026 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। देश के सर्वोच्च प्रशासनिक ढांचे के लिए अफसरों की भर्ती करने वाली संस्था यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के हालिया परिणामों ने पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हलचल पैदा की है। पहले 2 दिनों तक सफल उम्मीदवारों में एक ही नाम की 2 आकांक्षा सिंह को लेकर खबरें चर्चा में रहीं। इस मामले की जांच के बीच एक अन्य अभ्यर्थी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें 2024 में सामान्य वर्ग से भारतीय पुलिस सेवा मिली थी, पर 2025 में उन्होंने अपना वर्ग सामान्य के बजाय EWS घोषित कर दिया। IPS बनने के बाद ऐसा कैसे संभव है? पिछले 5 वर्षों में ऐसे कई मामले यूपीएससी अदालतों और कार्मिक मंत्रालय के सामने आ चुके हैं। कहीं न कहीं नियमों में लचीलेपन, स्पष्टता का अभाव और स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। 3 वर्ष पहले महाराष्ट्र की पूजा खेडकर का मामला भी सामने आया था, जिसमें आरोप लगा कि उन्होंने कई नियमों की अनदेखी करते हुए IAS सेवा प्राप्त की। फर्जी SC/ST प्रमाण पत्रों से जुड़े भी अनेक मामले यूपीएससी के सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि हाल में यूपीएससी ने इन गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके। इस बार के परीक्षा परिणाम में एक और तथ्य ने ध्यान खींचा। वह है आदिवासी कोटे में 73 में से एक जनजाति के करीब 30% अभ्यर्थियों का चयन। ऐसे छात्र जो दिल्ली जैसे महानगरों में पैदा हुए, आधुनिक सेवाओं के बीच पले बड़े और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़े, यदि आदिवासी कोटे का लाभ ले रहे हैं तो क्या वे उन सैकड़ों ज़रूरतमंद आदिवासियों का हक नहीं छीन रहे जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है? इस बार भी अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच
असमानता का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का चयन मुश्किल से 5% तक ही सीमित क्यों रह जाता है, जबकि लगभग 95% चयन अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों का होता है। इस बार इंटरव्यू के अंकों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा 1750 अंकों की होती है, जबकि इंटरव्यू के लिए 275 अंक निर्धारित हैं। इस बार के परिणामों के आंकड़े बताते हैं कि लिखित परीक्षा में टॉपर्स सहित किसी के भी 50% से अंक नहीं आए, लेकिन इंटरव्यू में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक है। 275 में से 200 या उससे अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी अधिक है। जिस परीक्षा में एक एक अंक उम्मीदवारों के भविष्य का निर्धारण करता हो, वहाँ यूपीएससी के इस प्रकार के परिणाम स्वाभाविक रूप से कई गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। इस बार का टॉपर उम्मीदवार एमबीबीएस डॉक्टर है। प्रश्न है कि ऐसे डॉक्टर लगातार सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं, जबकि विश्व के कई देशों की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की उपलब्धता अभी भी बहुत कम है। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण देश की एक बड़ी आबादी की कार्य क्षमता प्रभावित होती है और वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदारी नहीं कर पाती। इसी तरह आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों से पढ़े हुए छात्र भी पिछले लगभग 2 दशकों से बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास कर आईआईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पाने वाले अनेक छात्र सिविल सेवा परीक्षा में अपने मूल विषय इंजीनियरिंग को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं चुनते। इनमें से लगभग 80% राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों को चुनते हैं। कई बार वे संस्कृत, मैथिली या अन्य भारतीय भाषाओं को भी वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं। यह प्रवृत्ति सिविल सेवा परीक्षा की संरचना और विषय चयन की प्रकृति को लेकर भी कई प्रश्न खड़े करती है। ये सभी प्रश्न नए नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है। किसी भी जीवंत समाज के लिए प्रश्न उठाना और उन पर गंभीर चर्चा करना आवश्यक होता है। यह देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन प्रश्नों के हल के लिए ठोस पहल करें। बेहतर होगा कि 1989 में गठित दौलत सिंह काठौरी समिति द्वारा तैयार प्रशासनिक सेवाओं के ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाए। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई व्यवस्था आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ लागू है। इसलिए समय की आवश्यकताओं के अनुसार उसका
पुनर्मूल्यांकन किया जाए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि सफल उम्मीदवारों में कार्य के प्रति निष्ठा, सादगी, ईमानदारी और सच्चे जनसेवक बनने की भावना कैसे विकसित की जाए। यह कार्य आसान नहीं है, फिर भी यूपीएससी की प्रतिष्ठा और प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। स्टॉप।